ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। द विज़र्ड पाथ फ्रॉम द सिम्युलेटर, अध्याय 201, थर्ड स्टेज मार्शल आर्टिस्ट, थर्ड लेवल वाइट विज़ार्ड और सिम्युलेटर अपग्रेड, सदस्यता की तलाश _2। अनुवादक 54,96,90,339। आध्यात्मिकता और शारीरिक बनावट दोनों ही लेवल 2 विज़ार्ड की सीमा तक पहुंच चुके हैं। विशेषता बार में अतिरिक्त अंक थे जो पूरी तरह से सामान्य है। आखिरकार विशेषता पैनल मिल्टन चेनी की समझ के अनुसार बदलता है। कोष्ठक में अंक मिल्टन चेनी के मार्शल आर्ट क्षेत्र को दर्शाते हैं। थर्ड स्टेज वॉरियर, इसका मतलब है कि अगर मिल्टन चेनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी आध्यात्मिक और शारीरिक विशेषताएं सीधे 34.2 पर पहुंच जाएंगी। इस तरह की संतुलित विशेषताएं शायद ही कभी देखी जाती हैं, यहां तक कि अधिक उन्नत जादूगरों में भी। अधिकांश जादूगर केवल आध्यात्मिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, शारीरिक बनावट की शायद ही कभी परवाह करते हैं। मिल्टन चेनी जैसे बहुत कम लोग हैं, लेकिन ये सामान्य है। हर किसी के पास मिल्टन चेनी की तरह बाहरी प्लगइन नहीं होते हैं। मिल्टन चेनी अपनी नज़र को हल्के नीले प्रकाश स्क्रीन के अंतिम कॉलम पर ले जाता है। ट्रू बॉडी सिमुलेशन काउंट 1। क्या आप ट्रू बॉडी सिमुलेशन शुरू करना चाहते हैं? हाँ, मिल्टन चेनी ने खुद से सोचा। सिमुलेशन काउंट जमा करने का कोई फायदा नहीं है, जब भी उपलब्ध हो इसका उपयोग करना मिल्टन चेनी का वर्तमान सिद्धांत है। इस ट्रू बॉडी सिमुलेशन के लिए उसके पास लेवल 3 विज़ार्ड के बराबर ताकत है, इसलिए वह कई चीज़ें कर सकता है। अगले पल पैनल गायब हो जाता है। पुनर्जन्म सिमुलेशन के बाद ट्रू बॉडी सिमुलेशन शुरू हो गया है। मिल्टन चेनी की आकृति चलती है, उसकी आध्यात्मिक शक्ति उसके शरीर को घेर लेती है और वह लाइब्रेरी से गायब हो जाता है। ट्रू बॉडी सिमुलेशन समाप्त। क्षेत्र, तकनीक, मेमोरी बरकरार। पता चला कि होस्ट पुनर्जन्म मेमोरी से प्रभावित नहीं होगा। सिमुलेटर मेमोरी प्रोटेक्शन फंक्शन सक्रिय नहीं है, अभी सक्रिय करें। मिल्टन चेनी ने मन ही मन सोचा। अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण मिल्टन चेनी पर स्मृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे स्मृति सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। अपने आध्यात्मिक सागर में अपार आध्यात्मिक शक्ति को महसूस करते हुए मिल्टन चेनी ने आह भरी। स्तर 3 श्वेत जादूगर, ये सही है। ट्रू बॉडी सिमुलेशन का ये दौर समाप्त हो गया है। अब वह एक प्रामाणिक स्तर 3 श्वेत जादूगर है। सैकड़ों वर्षों तक चले इस ट्रू बॉडी सिमुलेशन के दौरान मिल्टन चेनी ने अंततः अनुभव किया कि कैसे उन्होंने टेक्स्ट सिमुलेशन में साधना की। उन्होंने अपना अधिकांश दिन ध्यान में बिताया। इस ट्रू बॉडी सिमुलेशन से प्राप्त लाभ वास्तव में समृद्ध थे। स्तर 3 श्वेत जादूगर होना मिल्टन चेनी का सबसे बड़ा लाभ है। तीसरे चरण का योद्धा होना मजबूत है, लेकिन दुनिया की बाधाओं के कारण उनका मार्शल आर्ट क्षेत्र और अधिक उन्नत नहीं हो सका। जब तक कि वह उस दुनिया में फिर से पुनर्जन्म न ले ले, हालांकि संभावना बहुत कम है। इसलिए उसे अभी भी विज़ार्ड पथ पर ध्यान केंद्रित करना है। मार्शल आर्टिस्ट उसके लिए सिर्फ एक साधन है। ट्रू बॉडी सिमुलेशन के दौरान अपनी मार्शल आर्ट, विज़ार्ड तकनीक और स्टार पिकिंग मास्टर की क्षमता का उपयोग करके उसने ब्लडी सी दायरे में लेवल 3 ब्लड वंशजों के अनगिनत जीवन ले लिए हैं। जैसे ही मिल्टन चेनी अपनी विशाल आध्यात्मिक शक्ति का आनंद ले रहे थे, उनके दिमाग में एक यांत्रिक आवाज़ गूंजी। लेवल 3 विज़ार्ड बनने के लिए बधाई होस्ट विज़ार्ड का लाइफ सिम्युलेटर 4.0 अपग्रेड होना शुरू हो रहा है। इस अपग्रेड में एक स्वाभाविक दिन लगेगा। एक और अपग्रेड। आवाज़ सुनकर मिल्टन चेनी बहुत उत्साहित नहीं हुए, बल्कि थोड़ा उदास हो गए। अब उन्हें लगता है कि मौजूदा सिम्युलेटर अच्छा है। अगर सिम्युलेटर फिर से सिमुलेशन काउंट जमा करने के लिए समय बढ़ाता है तो उन्हें असहज महसूस होगा। अपग्रेड के दौरान जब वह लेवल 2 विज़ार्ड बन गया तो मिल्टन चेनी ने सोचा कि सिम्युलेटर के अपग्रेड के लिए उसे व्हाइट विज़ार्ड पथ और ब्लडलाइन विज़ार्ड पथ दोनों पर लेवल 3 विज़ार्ड तक पहुंचने की आवश्यकता होगी। हालांकि इस सिम्युलेटर अपग्रेड ने वास्तव में साबित कर दिया कि ऐसा नहीं था, क्योंकि उसका ब्लडलाइन विज़ार्ड क्षेत्र अभी तक लेवल 3 विज़ार्ड तक नहीं पहुंचा है। हालांकि वह नहीं चाहता था कि सिम्युलेटर अपग्रेड हो, लेकिन मिल्टन चेनी अभी भी कुछ हद तक उत्सुक था। समय बीतता है, एक दिन तेजी से बीतता है और अगला दिन आता है। मिल्टन चेनी के सामने धीरे धीरे एक हल्के नीले रंग की पारदर्शी प्रकाश स्क्रीन दिखाई देती है, जिसमें पात्रों की पंक्तियां दिखाई देती हैं। विज़ार्ड लाइफ सिम्युलेटर 4.0 अपग्रेड पूरा हो गया है। विज़ार्ड लाइफ सिम्युलेटर 5.0 के रूप में काम करने के लिए तैयार है। नोट 1, पुनर्जन्म सिमुलेशन के लिए होस्ट पुनर्जन्म दुनिया का चयन कर सकता है। चयनित दुनिया कोई सूचना संकेत नहीं देगी। पुनर्जन्म सिमुलेशन का संचालन करने के लिए पूरी तरह से होस्ट की इच्छा पर निर्भर करेगी। नोट 2, टेक्स्ट सिमुलेशन मेमोरी को बनाए रख सकता है। टेक्स्ट सिमुलेशन में आप पैराग्राफ मेमोरी को बनाए रखने का विकल्प चुन सकते हैं। प्रत्येक टेक्स्ट सिमुलेशन के बाद होस्ट टेक्स्ट
सिमुलेशन से बनाए रखने के लिए 3 मेमोरी चुन सकता है, इससे तकनीकों या क्षेत्रों की अवधारण प्रभावित नहीं होगी। हल्के नीले प्रकाश वाली स्क्रीन पर प्रदर्शित पात्रों को देखकर मिल्टन चेनी ने राहत की सांस ली। राहत महसूस करते हुए मिल्टन चेनी भी हैरान रह गए। इस अपडेट में सिम्युलेटर ने सिमुलेशन काउंट को सहेजने की अवधि नहीं बढ़ाई। इसे अपडेट कहना पैच की तरह था, जिससे उसे सभी लाभ मिले। पुनर्जन्म सिमुलेशन अब निष्क्रिय रूप से नहीं होता। अब उसके पास अपने पुनर्जन्म के लिए दुनिया चुनने का अधिकार था। ऐसा लगता था जैसे सिम्युलेटर पर उसका पूरा नियंत्रण था। टेक्स्ट सिमुलेशन भी अपडेट किए गए। सिम्युलेटर को अपग्रेड किए जाने के बाद टेक्स्ट सिमुलेशन अब मेमोरी के 3 टुकड़े बनाए रख सकते थे, बशर्ते कि या तो क्षेत्र या तकनीक को बनाए रखा जाए। ये बेहद महत्वपूर्ण था। मेमोरी के पूरे 3 टुकड़ों को बनाए रखने से मिल्टन चेनी को भविष्य की स्पष्ट समझ मिली। जैसे जैसे उनके सामने की धुंधली नीली रोशनी वाली स्क्रीन धीरे धीरे गायब होती गई, मिल्टन चेनी ने चुपचाप चिंतन किया। इस सिम्युलेटर अपडेट के साथ टेक्स्ट सिमुलेशन अधिक महत्वपूर्ण हो गए। खेती के लिए टेक्स्ट सिमुलेशन का उपयोग करने के अलावा वह भविष्य के लिए परीक्षण और त्रुटि के लिए भी उनका उपयोग कर सकता था। एक पल के लिए विचार करने के बाद मिल्टन चेनी ने अपने दिमाग में उलझे हुए गंदे विचारों को साफ कर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके गुरु बर्नार्ड आ चुके थे। बर्नार्ड अचानक मिल्टन चेनी की लाइब्रेरी में दिखाई दिया। उसने शुरू में कुछ कहने की योजना बनाई थी, लेकिन अगले ही पल उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। एक लेवल 3 व्हाइट विजार्ड, बर्नार्ड ने स्पष्ट रूप से आश्चर्य में कहा, जैसे कि उसने पहले मिल्टन चेनी को पहचाना ही नहीं था। उसने मिल्टन चेनी के शरीर का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। हालांकि मिल्टन चेनी में कोई भावनात्मक परिवर्तन नहीं दिखा। वह अच्छी तरह जानता था कि लेवल 3 विजार्ड बनने की बात तो दूर, अगर वह लेवल 4 विजार्ड भी बन गया तो भी गार्जियंसी उसे कोई दुर्भावना नहीं देगा। बर्नार्ड ने प्रशंसा में अचंभित होकर मिल्टन चेनी के चारों ओर 2 बार चक्कर लगाया। ऐसा लगता है कि लॉर्ड पोटोसी वास्तव में आपकी सराहना करते हैं कि उन्होंने आपको सीमा तोड़ने में मदद की है। बर्नार्ड ने कुछ आह भरते हुए टिप्पणी की। वह मूल रूप से अपने छात्र को अपना प्रायोगिक सहायक बनाने के लिए बुलाने आया था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मिल्टन चेनी लेवल 3 व्हाइट विजार्ड बन गया है। अब जब आप लेवल 3 के जादूगर बन गए हैं, तो हम प्रयोग को स्थगित कर सकते हैं। मैं आपको पहले अपनी सत्य की पुस्तक को अपग्रेड करने के लिए ले जाऊंगा, बर्नार्ड बोला। उसका छात्र इतने कम समय में लेवल 3 व्हाइट विजार्ड बन गया था, जिससे बर्नार्ड को गर्व महसूस हुआ और वह खुशमिजाज हो गया। मिल्टन चेनी को गार्जियंसी में शामिल हुए कितना समय हो गया था? ऐसा लग रहा था कि बस कुछ ही साल हुए हैं। आश्चर्यचकित होने के बावजूद वह इस बात से बहुत खुश था कि मिल्टन चेनी इतने कम समय में 2 लेवल आगे बढ़ गया था। आखिरकार लॉर्ड पोटोसी की सहायता से लेवल 3 विजार्ड बनना बहुत मुश्किल नहीं था। ये शब्द सुनकर मिल्टन चेनी ने सिर हिलाया। उनके गुरु बर्नार्ड की नज़र में उनका लेवल 3 विजार्ड बनना पोटोसी की मदद के कारण था। हालांकि मिल्टन चेनी ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। अगले ही पल बर्नार्ड ने अपना हाथ हिलाया और वह और मिल्टन चेनी दोनों ही उस जगह से गायब हो गए। जब तक वे फिर से प्रकट हुए, तब तक एक विशाल प्राचीन पेड़ मिल्टन चेनी की नज़र में आ चुका था। मिल्टन चेनी ने स्वाभाविक रूप से इस प्राचीन पेड़ को पहचान लिया। सत्य का पेड़। अपनी सत्य की पुस्तक को बुलाओ और चुपचाप प्रतीक्षा करो, बर्नार्ड, जो मिल्टन चेनी के बगल में खड़ा था, ने धीरे से कहा। मिल्टन चेनी की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ गई और सत्य की पुस्तक उसके सामने तैरने लगी। जिस क्षण सत्य की पुस्तक प्रकट हुई, ऐसा लगा कि उसे किसी बल द्वारा खींचा जा रहा है और वह सत्य के वृक्ष के मुकुट में उड़ गई। एक क्षण बाद सत्य की पुस्तक वापस उड़ गई। यद्यपि सत्य की पुस्तक में कोई दृश्य परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन मिल्टन चेनी को पता था कि अब यह अलग है। मिल्टन चेनी के सामने लटकी सत्य की पुस्तक प्रकाश की किरण के रूप में उनके आध्यात्मिक सागर में लौट आई। अब जब आप लेवल 3 के जादूगर हैं, तो संरक्षक सागर के सभी क्षेत्र आपके लिए खुल जाएंगे और आप अपनी इच्छानुसार संरक्षक सागर के सभी ज्ञान को ब्राउज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी लेवल 3 के जादूगर बन जाएंगे, और मेरे पास आपके लिए कुछ भी तैयार करने का समय नहीं है। अगले महीने के भीतर कार्यस्थान में प्रवेश न करें। मुझे पहले आपके लिए कुछ चीजें तैयार करने दें, बर्नार्ड ने गंभीरता से कहा। गाजियन सागर में लेवल 3 विजार्ड बनने पर किसी को एक सत्य मिशन पूरा करना होगा। यह मिशन आमतौर पर खतरनाक नहीं था, बल्कि बोझिल था। हालांकि बर्नारा कुछ सावधानियां बरतना चाहता था और अपने छात्र के लिए कुछ चीजें तैयार करना चाहता था। ये सुनकर मिल्टन चेनी ने सिर हिलाया। सत्य मिशन उसके लिए अपरिचित नहीं था। वह ये भी जानता था कि उसका मिशन क्या होगा। सत्य मिशन को पूरा करना आसान था, जब तक कि यह पहले 2 मिशनों की तरह न हो जाए। अध्याय 202, 202, 140, सोल अकादमी और टोटेम पिलर्स। कृपया सदस्यता लें। अनुवादक 54,96,90,339। गार्डियन सागर, दक्षिणी सागर, शुद्ध सफेद समुद्र क्षेत्र के ऊपर।
बैन ने अपने हाथ में कई प्रतीक चिन्ह मिल्टन चेनी को सौंपे। ये सभी डिस्पोजेबल जादुई उपकरण हैं जिनके विशिष्ट प्रभावों को आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति से छूकर समझ सकते हैं, जो स्मृति स्मरण को ट्रिगर करता है। बैन ने बोलना शुरू किया। मिल्टन ने बिना किसी उपद्रव के सिर हिलाया और कुछ प्रतीक चिन्ह ले लिए। वह जानता था कि भले ही वह लेवल 3 का जादूगर बन गया था, लेकिन उसका गुरु अभी भी उसके बारे में कुछ चिंतित था। जादू के निर्माण की उपेक्षा मत करो। मैंने तुम्हारे लिए कई जादुई मंत्र तैयार किए हैं जिनकी तुम सीधे सत्य की पुस्तक में समीक्षा कर सकते हो। तुम पहले सत्य मिशन को स्वीकार कर सकते हो। जब तक आप इसे मिशन की समय सीमा के भीतर पूरा कर लेते हैं, तब तक जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बैन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ये शब्द सुनकर मिल्टन ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझता हूँ गुरु। उसके गुरु को यह नहीं पता था कि उसने पहले से ही कई थर्ड रिंग मैजिक मंत्रों का निर्माण किया था। कुछ बातों को दोहराने के बाद बैन की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ गई और वह मिल्टन के सामने से गायब हो गया। अगले ही पल सत्य की पुस्तक मिल्टन के सामने मंडरा रही थी और उसकी चेतना कार्य स्थान में प्रकट हुई। जिस क्षण उसकी चेतना यहाँ प्रकट हुई, हजारों प्रकाश समूह पीछे हट गए। केवल एक हल्का नीला प्रकाश समूह मिल्टन की सत्य की पुस्तक में तीव्र गति से उड़ गया। सत्य की पुस्तक सीधी खड़ी हो गई और मिल्टन के सामने तैरने लगी, अपने आप खुल गई और एक पृष्ठ पर पाठ दिखाई देने लगा। सत्य की पुस्तक के इस पृष्ठ पर पाठ को देखकर मिल्टन का रंग अपरिवर्तित रहा और अपनी चेतना की एक झिलमिलाहट के साथ वह कार्य स्थान से बाहर चला गया। वास्तविक शरीर अनुकरण की तरह कार्य अभी भी वही कार्य था, कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। अगले ही पल मिल्टन का आकार हिल गया और शुद्ध सफेद समुद्र क्षेत्र की हवा में गायब हो गया। जादूगर क्षेत्र, कासेन उपमहाद्वीप। लेवल 3 जादूगर बनने के बाद उसके अतीत के कुछ रहस्य धीरे धीरे मिल्टन के सामने उभरने लगे। फिर से कासेन उपमहाद्वीप पर कदम रखते हुए मिल्टन को कोई अन्य भावना महसूस नहीं हुई। थर्ड रिंग मैजिक, स्थानिक शिटलेल। मिल्टन के सामने एक अदृश्य स्थानिक द्वार दिखाई दिया। उसने उसमें कदम रखा और अगले ही पल उसका शरीर एक दरार घाटी में दिखाई दिया। अपने सामने विशाल दरार घाटी को घूरते हुए मिल्टन का चेहरा अपरिवर्तित रहा। उसकी आध्यात्मिक शक्ति उसके आध्यात्मिक समुद्र के भीतर से उठी, जिसने यहाँ एक तूफान खड़ा कर दिया। थर्ड रिंग मैजिक, आई ऑफ डेस्टिनी। मिल्टन के पीछे एक जोड़ी भ्रामक आंखें दिखाई दीं। मिल्टन के सामने दरार घाटी बदल गई और उसके सामने कुछ धागे जैसी वस्तुएं दिखाई दीं। आध्यात्मिक आंख का तीसरा वलय जादू। हालांकि नाम भव्य लगता है, लेकिन यह विशेष रूप से रहस्यमय नहीं है। लेकिन एक कारण है कि इसे भाग्य की आंख कहा जाता है, क्योंकि यह जादू भाग्य की नसों की एक झलक दिखा सकता है। हालांकि यह पूरी प्रक्षेपवक्र को प्रकट नहीं करता है, लेकिन निशान का एक संकेत देखने में सक्षम होना पहले से ही बहुत शक्तिशाली है। अगले ही पल आध्यात्मिक शक्ति में हिंसक रूप से उतार चढ़ाव आया और एक धागा जिसे केवल मिल्टन देख सकता था, उसकी आध्यात्मिक शक्ति से हल्का सा छू गया। दरार घाटी फट गई, जबकि दूसरी ओर मिल्टन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति वापस ले ली और उस स्थान से गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह दरार घाटी के भीतर एक खाली जगह में था। ये वह स्थान था जिसने शुरू में मिल्टन को वायलेट महाद्वीप में पहुंचाया था। मिल्टन के सामने खालीपन था, लेकिन एक पल बाद एक पवित्र वेदी धीरे धीरे उभरी। जब तक कि यह पूरी तरह से मिल्टन के सामने प्रकट नहीं हुई, मिल्टन के चेहरे पर एक मुस्कान की झलक दिखाई दी। वह अब वह व्यक्ति नहीं था जो वह पहले था। लेवल 3 विजार्ड बनने के बाद वास्तविक शारीरिक अनुकरण ने उसे कई बातें बताई थीं। जो रहस्य उसे पहले भ्रमित करते थे, अब वह समझ गया। सोल अकेडमी। मिल्टन ने बड़बड़ाया, फिर वेदी की ओर कदम बढ़ाए। उसके पीछे भाग्य की आंख प्रकट हुई और मिल्टन वेदी के ऊपर से कई पतली रेखाएं उभरती हुई देख सकता था जो उसके शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थीं। ये दर्शाता है कि उसका भविष्य अभी भी सोल अकादमी से जुड़ा हुआ है। ये तथाकथित सोल अकादमी जादूगर क्षेत्र में एक जादूगर संगठन नहीं है, बल्कि सोल क्षेत्र में सबसे बड़ी अकादमी है, एक ऐसी दुनिया जिसे कभी जादूगर क्षेत्र ने जीत लिया था। यहाँ से उसे जादूगर महाद्वीप में भेजे जाने का कारण भी सरल था। उसे अकादमी द्वारा संभावित छात्र के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। हालांकि वह अब गाजियंसी का आधिकारिक सदस्य है और स्वाभाविक रूप से अब सोल अकादमी में शामिल नहीं हो सकता। वास्तविक शरीर अनुकरण में मिल्टन सोल अकादमी के लोगों से मिला था। अकादमी के बारे में उसकी धारणा खराब नहीं थी। हालांकि सोल क्षेत्र के उत्थान का मार्ग मिल्टन के अनुकूल नहीं था, इसलिए भले ही वह गाजियंसी में शामिल न हुआ हो, वह सोल अकादमी में शामिल होने पर विचार नहीं करेगा। अगले ही पल मिल्टन की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ गई। एक एक करके मिल्टन ने आत्मा वेदी पर जादुई पत्थर चढ़ाए। एक पल में जादुई पत्थर वेदी पर गायब हो गए और वेदी और मिल्टन के शरीर को जोड़ने वाले कुछ पारदर्शी धागे धीरे धीरे गायब हो गए। सब कुछ निपटाने के बाद मिल्टन की आकृति हिल गई और उस स्थान से गायब हो गई। जिस क्षण वह गायब हुआ, वेदी भी धीरे धीरे गायब हो गई।
हालांकि इसका आधा हिस्सा गायब होने के बाद वेदी पर अचानक एक व्यक्ति प्रकट हुआ। उसे कुछ महसूस हो रहा था। एक पल के बाद उसने आह भरी, फिर वेदी के साथ गायब हो गया। दरार घाटी छोड़ने के बाद मिल्टन फ्रॉस्टविंटर किंगडम वापस चला गया। वह अपने पिता और अपने भाई से मिला। अब फ्रॉस्टविंटर किंगडम पूरी तरह से गोल्डन लान परिवार के नियंत्रण में था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि गोल्डन लान परिवार फ्रॉस्टविंटर किंगडम का शाही परिवार था। हालांकि मिल्टन के पिता आर्थर राज्य पर शासन करने के लिए विशेष रूप से उत्सुक नहीं थे, इसलिए उन्होंने राज्य को निकोलस को सौंप दिया। दूसरी ओर वह पृष्ठभूमि में चुपचाप श्वास तकनीक का अभ्यास कर रहा था तथा महाकाव्य नाइट के पद पर पहुंचने के लिए तैयारी कर रहा था। अध्याय 203, 140, सोल अकादमी और टोटेम पिलर्स। कृपया सदस्यता लें _2। अनुवादक 54,96,90,339। मिल्टन चेनी ने जो कुछ भी प्रदान किया है उसके साथ एक महाकाव्य नाइट बनना बस समय की बात है। पिता। मिल्टन ने आथा को देखा और बोलते समय मुस्कुराया। आथा पहले से बिल्कुल अलग नहीं दिखाई दिया, बल्कि पहले से भी ज्यादा जवान दिखाई दिया। तुम्हारा घर पर आना अच्छा है, मैंने विलियम के साथ दावत का इंतजाम किया है, आथा ने जवाब दिया। उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था। मिल्टन ने सिर हिलाया, फिर उसने अपनी स्थानिक अंगूठी से कुछ वस्तुएं निकाली और उन्हें आथा को दे दिया। इन चीज़ों के लिए उसे बहुत ज्यादा जादुई पत्थर नहीं खरीदने पड़े, लेकिन वे निस्संदेह उसके परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति थीं। आथा ने बिना किसी दिखावे के इन वस्तुओं को स्वीकार कर लिया और उन्हें एक तरफ रख दिया। पिता और पुत्र ने थोड़ी देर तक खुशी खुशी बातचीत की। शाम की दावत सुचारू रूप से चली। मिल्टन ने अनाज से बचने की तकनीक में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन कभी कभार स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठाना भी उसे अच्छा लगता था। भोज में मिल्टन अपनी शराब को छोटे छोटे घूंटों में पी रहा था। जब कई रईसों की बेटियां बातचीत करने के लिए आईं तो वह अलग थलग नहीं लग रहा था, और जब वे टोस्ट उठाती तो वह खुशी खुशी उनके साथ शराब पीता। इन युवतियों को नहीं पता था कि मिल्टन एक जादूगर है, उन्हें बस यही लगता था कि वह सुंदर है। इन भोली भाली लड़कियों के लिए मिल्टन का आकर्षण एक बग स्तर पर था। भोज के बाद मिल्टन ने बाद की नृत्य पार्टी में भाग नहीं लिया। समय तेजी से बीत गया और मिल्टन आधे महीने तक कासिन उपमहाद्वीप में रहे। एक दिन मिल्टन ने ध्यान तकनीक का अभ्यास करना बंद कर दिया। अपने वंश में अशांति को महसूस करते हुए वह जहां खड़ा था वहां से गायब हो गया। कासिन उपमहाद्वीप के किनारे पर मिल्टन हवा में मंडरा रहा था। उसके सामने सत्य की पुस्तक तैर रही थी। मिल्टन से कुछ ही दूर खड़े काले लबादे में एक आदमी ने उसे गहरी नजर से देखा, फिर अपनी जगह से गायब हो गया। अप्रभावित मिल्टन ने अपना हाथ हल्के से घुमाया और मिल्टन के शून्य में कदम रखने के स्थान पर एक छोटा सा आंसू दिखाई दिया। एक जादूगर के रूप में स्तर 3 पर पहुंचने के बाद उस पर शून्य स्थान का प्रभाव नगण्य हो गया। जब तक शून्य में अचानक कोई विसंगति नहीं थी, वह शून्य में ऐसे चल सकता था जैसे कि वह एक सपाट जमीन हो। ब्लैक लिजर्ड ब्लडलाइन व्हाइट रैवन ब्लडलाइन के रूप में प्रच्छन्न है, मिल्टन ने शून्य में आगे बढ़ते हुए हंसते हुए कहा। पलक झपकते ही उसने उस शून्य में काले लबादे में आदमी को भी देखा। काले लबादे में आदमी आश्चर्यचकित था कि मिल्टन ने उसके पीछे शून्य में जाने की हिम्मत की। वह स्तर 3 ब्लडलाइन जादूगर था, इसलिए उसने मिल्टन के आध्यात्मिक जादूगर क्षेत्र को ध्यान से नहीं देखा। वह अब भी मानता था कि मिल्टन सिर्फ एक ब्लडलाइन विजार्ड था जो अपने अधिकतम स्तर 2 पर पहुंच गया था। बस इतना ही, इस नौजवान के पास अपनी आस्तीन में एक तुरुप का पत्ता होना चाहिए। इसलिए काले लबादे वाले आदमी ने भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि अगले ही पल उसने कुछ ऐसा देखा जो उसे हैरान कर देने वाला लगा। वह नौजवान जिसे उसने नीचा देखा था अचानक उसके सामने आ गया। क्या वह मुझसे हाथापाई करने की कोशिश कर रहा है? ये पता नहीं कि नौजवान क्या योजना बना रहा था। काले लबादे वाले आदमी ने अपना थर्ड रिंग ब्लडलाइन मैजिक लॉन्च किया। थर्ड रिंग मैजिक ब्लैक लिजर्ड ट्रू बॉडी। उसके शरीर में एक बड़ा बदलाव आया, वह एक विशाल काली छिपकली में बदल गया। थर्ड रिंग मैजिक समय की कैद। मिल्टन के आध्यात्मिक समुद्र से एक भूत जैसी जंजीर निकली जो विशाल काली छिपकली के शरीर के चारों ओर लिपट गई। लेवल 3 आध्यात्मिक जादूगर। काले रंग के आदमी के दिल से अशुभता की भावना उभरी। इस बिंदु पर स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर हो गई थी। अगले ही पल एक मुट्ठी ने उसकी आंखों को पकड़ लिया। मिल्टन के आध्यात्मिक समुद्र के पीछे लाल रत्न ने एक हल्की प्रतिदीप्ति उत्सर्जित की। मिल्टन के पीछे आग की लपटों का एक विशाल प्रेत दिखाई दिया। लेवल 3 ब्लडलाइन विजार्ड। ये कैसे संभव हो सकता है? थर्ड रिंग मैजिक छिपकली की दहाड़। लेकिन काले रंग के आदमी ने भी तेजी से प्रतिक्रिया की। दहाड़। शून्य में एक तेज आवाज गूंजी, लेकिन मिल्टन अप्रभावित लग रहा था। एक झटके में उसकी मुट्ठी काली छिपकली के चेहरे पर जा गिरी। धमाका। काले खून का एक गुबार फटा और बिखर गया। मिल्टन की आध्यात्मिक शक्ति ने खून की धुंध को रोक दिया, जिससे वह उस पर छलकने से बच गई।
फिर अगले ही पल फटा हुआ खून का धुंध धीरे धीरे वापस एक साथ इकट्ठा हो गया। द्वितीय श्रेणी कौशल सितारा चयन तकनीक। खून की धुंध के पीछे एक अदृश्य विशाल हाथ उभरा और उसने एक को तोड़ दिया। खून की धुंध फिर से इकट्ठा हुई, काले लबादे वाले आदमी में फिर से भौतिक रूप ले लिया। जैसे ही काले लबादे वाले आदमी का शरीर फिर से इकट्ठा हुआ, मिल्टन का शरीर उसके सामने फिर से प्रकट हुआ। एक और मुक्का, खून की धुंध का एक और विस्फोट। फिर एक और अदृश्य हाथ प्रकट हुआ जिसने काले लबादे वाले आदमी की किस्मत का एक हिस्सा छीन लिया। काले लबादे वाला आदमी मिल्टन द्वारा दिए गए दो मुक्कों से हैरान रह गया। ये किस तरह की रक्तरेखा है? ब्लैक लिजर्ड स्कॉलर्स एसोसिएशन के सदस्य के रूप में उसने पहले कभी मिल्टन जैसी रक्तरेखा नहीं देखी थी। और क्या अधिक है, क्या वह व्हाइट ड्रैगन ब्लडलाइन से नहीं था? व्हाइट ड्रैगन ब्लडलाइन के लेवल 3 जादूगर के लिए ऐसी क्षमताएं रखना संभव नहीं होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही मुट्ठी उसकी ओर उड़ती थी, उसे लगता था कि कोई अकल्पनीय शक्ति उसकी चेतना को दबा रही है, जिसके कारण उसकी प्रतिक्रिया हमेशा एक पल देर से होती थी। स्वाभाविक रूप से उसे दिव्य इरादे के प्रभाव के बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि ये शक्ति इस दुनिया की नहीं थी। एकत्र हुए खून के धुंध में विस्फोट हो गया। एकत्र हुए खून के धुंध में विस्फोट हो गया। काले लबादे वाले व्यक्ति को डिस्पोजेबल जादू के उपकरण को सक्रिय करने का मौका भी नहीं दिया गया। अगले ही पल काले लबादे वाले व्यक्ति के दिल में उम्मीद की एक किरण जगी, साथ ही निराशा का एक संकेत भी, क्योंकि इस बार उसकी ओर कोई मुट्ठी नहीं उड़ रही थी। ये क्षण पर्याप्त है। अगले ही पल उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ गई और एक टोकन सक्रिय हो गया। विशाल आध्यात्मिक शक्ति ने उसके शरीर को घेर लिया, जो उसे इस खतरनाक जगह से दूर ले जाने के लिए तैयार लग रही थी। और मिल्टन, इस समय मिल्टन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और वह चुपचाप काले लबादे वाले आदमी का प्रदर्शन देख रहा था। जब किसी व्यक्ति की सारी किस्मत छीन ली जाती है तो उसका क्या होगा? अध्याय 204 204 140 सोल अकादमी और टोटेम स्तंभ। कृपया सदस्यता लें _3। अनुवादक 54,96,90,339। इस प्रश्न का उत्तर मिल्टन चेनी के सामने खड़े काले वस्त्र पहने व्यक्ति द्वारा दिया गया था। शून्य स्थान के अंदर, जहां काले वस्त्र में व्यक्ति खड़ा था, अचानक आसपास का वातावरण हलचल करने लगा। क्या काले वस्त्र पहने व्यक्ति की आंखें सिकुड़ गईं? ऐसा संयोग कैसे हो सकता है? शून्य गड़बड़ी न तो बहुत जल्दी और न ही बहुत देर से डिस्पोजेबल मैजिक डिवाइस का उपयोग करने के ठीक बाद हुई और उसे दूर भेजा जाने वाला था। शून्य विसंगतियां, शून्य गड़बड़ी। शून्य गड़बड़ी के कारण उसका डिस्पोजेबल टेलीपोर्टेशन मैजिक डिवाइस अपना मूल प्रभाव प्राप्त नहीं कर सका। वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जुटाने में असमर्थ था और इसलिए डिस्पोजेबल मैजिक डिवाइस का उपयोग नहीं कर सका। फिर भी एक ब्लडलाइन विजार्ड के रूप में उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी काया थी। अगले ही पल, जैसे ही वह अपने जीवन के लिए लड़ने के लिए तैयार हुआ, उसने अचानक महसूस किया कि उसका शरीर घुल रहा है। हवा का एक झोंका उसके शरीर से होकर गुजरा। शून्य विसंगतियां, क्षरण हवा। मिल्टन चेनी ने देखा कि काले वस्त्र में आदमी का शरीर उसके सामने विघटित हो गया। उसके आध्यात्मिक सागर के भीतर की आध्यात्मिक शक्ति बाहर निकल आई। शून्य में गिरने वाली अंगूठी उसकी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा उसके हाथ में खींची गई। जब उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने इस स्थानिक जादू उपकरण को छुआ, तो जादू उपकरण के भीतर की सामग्री मिल्टन चेनी के दिमाग में प्रक्षेपित हो गई। वाह! मिल्टन चेनी कुछ हद तक हैरान थे। वह अमीर बनने जा रहा था। कहावत हत्या और आगजनी एक स्वर्ण बेल्ट कमाते हैं, वास्तव में सच थी। ब्लैक लिजर्ड स्कॉलर्स एसोसिएशन का ये लेवल 3 ब्लडलाइन विजार्ड आश्चर्यजनक रूप से अमीर था। स्थानिक जादू डिवाइस को छिपाकर मिल्टन चेनी ने अपना सिलहूट बदला और अपने आसपास के शून्य स्थान में गायब हो गया। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि ब्लैक लिजर्ड स्कॉलर्स एसोसिएशन उस पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। इस दायरे स्तर के जादूगर संगठन के भीतर नियंत्रण का धारक थोड़ा अजीब था। अंतर क्षेत्र युद्ध की शुरुआत के बाद इस संगठन को तेजी से नष्ट कर दिया गया था। अब मलिन, जब तक कि कोई स्तर 4 जादूगर उस पर हमला नहीं करता, तब तक कुछ भी मायने नहीं रखता। स्तर 4 जादूगर भी उस पर हमला करने की संभावना नहीं रखता था, क्योंकि उन्हें खेल के नियमों को तोड़ने के लिए गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यहाँ तक कि गॉस्पेल मास्टर्स ऑर्डर का स्तर 4 जादूगर, जो गाजियन सागर का प्राणघातक दुश्मन है, गाजियन सागर के युवा जादूगरों पर हमला नहीं करेगा। कौनसी क्षेत्र, लिलिथ महाद्वीप। जिस क्षण मिल्टन चेनी का शरीर यहाँ दिखाई दिया, उसके बगल में एक प्रेत प्रकट हुआ। मिल्टन चेनी के मन में कई तरह के विचार घूम रहे थे, हालांकि उनके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। मुझे तुम याद हो, वह भाग्यशाली युवा लड़का। व्हाइट टॉवर के लोगों ने कहा था कि तुम्हारे पास लेवल 3 के जादूगर के खजाने हैं। मुझे उस समय इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अब विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, शानदार पोशाक में युवक ने धीरे से कहा। मिल्टन चेनी की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही।
हालांकि उनके मन में तिरस्कार का एक संकेत घूम रहा था। और ने अतीत में उन्हें परेशान करने से परहेज किया, इसलिए नहीं कि उन्हें विश्वास नहीं था, बल्कि इसलिए कि वे बहुत व्यस्त थे। और के लिए कुछ साल एक क्षणभंगुर क्षण से अधिक कुछ नहीं थे। जहां तक इस बात का सवाल है कि उन्होंने बाद में मिल्टन चेनी पर हमला करने से परहेज क्यों किया, बाद वाले को कुछ समझ नहीं आया। लेकिन यह निश्चित रूप से अचानक ज्ञानोदय के कारण नहीं था। मिल्टन चेनी को चुप देखकर और हल्के से हंसे। इससे पहले उसने कभी इतने कम उम्र के लेवल 3 जादूगर का सामना नहीं किया था। वह इस बात को लेकर काफी उत्सुक था कि मिल्टन को जो लेवल 3 जादू का खजाना मिला था वह क्या था। हालांकि अब कोई संभावना नहीं थी। इस उम्र में लेवल 3 जादूगर बनने वाले व्यक्ति के पीछे की ताकतें शायद उससे कहीं ज्यादा थीं। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? और ने धीरे से पूछा। उसकी आंखें दूर के समुद्री क्षेत्र को देख रही थीं। उसके शब्द सुनकर मिल्टन चेनी के दिल में एक विचार आया, मानो उसे कुछ एहसास हो गया हो। मैं टोटेम पिलर्स को देखना चाहता हूं। जब मिल्टन के शब्द और के दिमाग में आए तो उसकी आंखों में आश्चर्य की चमक आ गई। ऐसा लगा जैसे उसे उम्मीद नहीं थी कि मिल्टन ऐसा अनुरोध करेगा। लेकिन इस चीज का उसके सामने खड़े युवक को कोई फायदा नहीं होना चाहिए, है न? अगर ये दुनिया के पिलर्स होते तो इसका कुछ फायदा हो सकता था। ये ठीक रहेगा, लेकिन टोटेम पिलर्स का आप पर कोई असर नहीं होना चाहिए। और ने टिप्पणी की, यह मानते हुए कि उसके सामने खड़े युवक ने कोई अविश्वसनीय खबर सुनी होगी। मेरे साथ आओ, और ने कहा, और फिर उसकी आकृति उस जगह से गायब हो गई। आध्यात्मिक शक्ति के ज्वार में लिपटे मिल्टन चेनी का रूप भी उस जगह से गायब हो गया। एक बार जब वे दोनों फिर से प्रकट हुए तो वे एक महल के अंदर थे। महल के केंद्र में 4 खंभे खड़े थे। उनकी स्थिति एक जादुई सरनी जैसी थी। आराम से चारों ओर देखें, और ने प्रस्ताव रखा। मिल्टन चेनी ने सिर हिलाया। सत्य की पुस्तक उसके सामने प्रकट हुई और अपने आप उसके पन्ने पलटने लगी। ये देखकर और के दिल में एक झटका लगा। उसका अनुमान सही था। उसके सामने खड़ा युवक वास्तव में एक दायरे स्तरीय जादूगर संगठन में शामिल हो गया था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि यह संरक्षक सागर होगा। क्या मैं व्यक्तिगत रूप से टोटेम स्तंभों के प्रभाव का परीक्षण कर सकता हूं? मिल्टन चेनी ने पूछा, ये जानते हुए कि और मना नहीं करेगा। जरूर, लेकिन टोटेम स्तंभ ध्यान को काफी बढ़ावा देते हैं, हालांकि वे समय की गति को भी प्रभावित करते हैं। और ने कहा। मिल्टन चेनी ने समझ में सिर हिलाया। वह अच्छी तरह से जानता था कि टोटेम स्तंभ समय के प्रवाह को प्रभावित करेंगे। यहाँ उनका अचानक आना दरअसल उनके मन में एक परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए था। वह परिकल्पना जिसका परीक्षण सिम्युलेटर की अनुपस्थिति के कारण ट्रू बॉडी सिमुलेशन के माध्यम से नहीं किया जा सका। हालांकि वास्तव में उन्हें ऐसी कोई चिंता नहीं थी। अगले ही पल मिल्टन चेनी 4 स्तंभों के बीच में चले गए। उनकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ गई और उनके स्थानिक जादू उपकरण से अनगिनत जादुई पत्थर निकले और 4 स्तंभों द्वारा अवशोषित कर लिए गए। अगले ही पल टोटेम स्तंभों ने काम करना शुरू कर दिया। मिल्टन चेनी 4 स्तंभों के केंद्र में बैठे और अपनी साधना ध्यान की शुरुआत की। 4 स्तंभों के बाहर और अपनी जगह पर स्थिर खड़ा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, मिल्टन चेनी ने एक झटके में टोटेम स्तंभों के केंद्र में 3 दिन बिताए। मिल्टन चेनी ने ध्यान तकनीक का अपना अभ्यास समाप्त किया और टोटेम स्तंभों से ढके क्षेत्र से बाहर निकल कर उठे। 3 महीने। इससे पहले कि मिल्टन चेनी कुछ पूछते, और ने पहले ही उत्तर दे दिया। मिल्टन चेनी के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने सिर हिलाया। फिर भी उनके दिल में उलझन की एक झलक उभरी। नहीं, जबकि वे टोटेम पिलर्स में केवल 3 दिन ही रुके थे, विजार्ड दायरे में 3 महीने पहले ही बीत चुके थे। लेकिन उनके टेक्स्ट सिमुलेशन काउंट में कोई बदलाव नहीं हुआ। यानी कि विजार्ड दायरे में 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन सिम्युलेटर के दृष्टिकोण से केवल 3 दिन ही बीते थे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? अगर सिम्युलेटर ने विजार्ड दायरे में समय के आधार पर सिमुलेशन काउंट जमा किए थे तो उसे अब तक टेक्स्ट सिमुलेशन के लिए काउंट हासिल कर लेना चाहिए था। सिम्युलेटर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उसने विजार्ड दायरे में समय बीतने के आधार पर सिमुलेशन काउंट जमा किया था। मिल्टन चेनी को यह बात अच्छी तरह याद थी, लेकिन अब यह काम क्यों नहीं कर रहा था? हालांकि इससे उन पर कोई असर नहीं पड़ता था। यह अभी भी हर 3 महीने में एक टेक्स्ट सिमुलेशन काउंट था, लेकिन मिल्टन चेनी को यह समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों था। क्या ये टोटेम पिलर्स के कारण हो सकता है? चूंकि उन्होंने विजार्ड दायरे को नहीं छोड़ा था, इसलिए सिम्युलेटर की काउंट्स का संचय अभी भी 3 दिनों के रूप में गणना की गई थी। मिल्टन चेनी ने इसके बारे में और नहीं सोचा। वह भविष्य में किसी अन्य दुनिया में इसका परीक्षण करके इसका उत्तर पा सकते थे। अध्याय 205 205 141 विश्व मार्ग बंद और उस पर 300 बार बम गिराओ। कृपया सदस्यता लें। अनुवादक 54,90,90,339। विजार्ड दायरे और लिलित विजार्ड महाद्वीप में कासिन उपमहाद्वीप का फिर से दौरा करने के बाद मिल्टन चेनी ने विजार्ड दायरे के विजार्ड महाद्वीप को छोड़ दिया और गाजियन सागर में वापस आ गए।
हालांकि लेवल 3 विजार्ड बनने के बाद उन्होंने जो सत्य मिशन शुरू किया वह खतरनाक नहीं था, लेकिन इसका समय चक्र काफी लंबा था। उन्होंने विजार्ड महाद्वीप का फिर से दौरा किया क्योंकि उन्हें लगा कि इस प्रस्थान के बाद उन्हें फिर से लौटने में कुछ समय लगेगा। गुरु, मुझे आपकी मदद चाहिए, मिल्टन चेनी ने अपने सामने खड़े बैन को घूरते हुए कहा। सत्य की पुस्तक के साथ टेलीपोर्ट चैनल को तुरंत खोलने के बजाय बैन ने पूछा, क्या आप वाकई अभी जाना चाहते हैं? ये सुनकर मिल्टन चेनी ने सिर हिलाया। चेनी की सिर हिलाते देख बेन को अब कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। अगर उसका छात्र अपना निर्णय ले चुका होता तो वह स्वाभाविक रूप से बाधा नहीं डालता। अगले ही पल उसकी सत्य की पुस्तक उसके सामने मंडराती हुई आई। सत्य की पुस्तक ने अपने आप अपने पन्ने पलटे और उसमें से बैंगनी रंग की रोशनी की एक किरण निकली। एक अलौकिक चैनल दिखाई दिया और मिल्टन चेनी बिना किसी हिचकिचाहट के उसमें प्रवेश कर गए। एक पल बाद उनकी दृष्टि धुंधली हो गई। परिचित शुद्ध सफेद समुद्र क्षेत्र गायब हो गया और उनका शरीर एक हल्के नीले समुद्र क्षेत्र के ऊपर दिखाई दिया। ये समुद्र क्षेत्र कुछ हद तक शुद्ध सफेद समुद्र क्षेत्र जैसा था, लेकिन ये कुछ हद तक अलग भी था। वह अब गाजियन सागर के पूर्वी समुद्र में था और इसलिए वह आ गया था। जिस क्षण मिल्टन चेनी दिखाई दिए, उनके बगल में सफेद बालों वाला एक अधेड़ व्यक्ति दिखाई दिया। बेन का छात्र। ये सुनकर मिल्टन चेनी ने सिर हिलाया। अधेड़ व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आ गई। युवा बालक, मुझे अपना मिशन दिखाओ, लेंस्टर ने सौम्य तरीके से कहा। बिना किसी हिचकिचाहट के मिल्टन चेनी ने अपनी सत्य की पुस्तक मंगवाई। पुस्तक से एक पृष्ठ उड़कर लेंस्टर के हाथ में आ गया। लेंस्टर ने सत्य की पुस्तक से पृष्ठ लिया और ध्यान से देखने के बाद उसने सिर हिलाया। यह मिशन काफी अच्छा है, लेकिन खूनी सागर क्षेत्र के प्रभाव के कारण विश्व मार्ग को फिलहाल नहीं खोला जा सकता है, लेंस्टर ने कहा। उसके स्वर में असहायता का भाव था। उसने शुरू में सोचा था कि चेनी का मिशन सीधे पूर्वी सागर में पूरा हो सकता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि पूर्वी सागर में आने का कारण विश्व मार्ग का उपयोग करना था। ये सुनकर मिल्टन चेनी हैरान रह गए। उसने एक महत्वपूर्ण विवरण को अनदेखा कर दिया था। अपने ट्रू बॉडी सिमुलेशन में भले ही उसने वही सत्य मिशन लिया था, लेकिन मिशन को स्वीकार करने का उसका समय अलग था। ट्रू बॉडी सिमुलेशन में 120 साल बाद उन्होंने लेवल 3 व्हाइट विजार्ड के रूप में इसी ट्रूथ मिशन को स्वीकार किया था और बाद में इस मिशन को सुचारू रूप से पूरा किया था। ब्लडी सी रियल्म वर्ल्ड पैसेज के खुलने को कैसे प्रभावित कर सकता है? मिल्टन चेनी ने कुछ उलझन में पूछा। आखिरकार 120 साल बाद पूर्वी सागर के वर्ल्ड पैसेज पर कोई असर नहीं पड़ा। इसके अलावा उनके गुरु ने उन्हें कभी इस बारे में नहीं बताया। ये दर्शाता है कि उनके गुरु को भी इसकी जानकारी नहीं थी। अगर उनके गुरु को पता होता तो वे निश्चित रूप से उन्हें यह अनावश्यक यात्रा नहीं करवाते, क्योंकि यह व्यर्थ होता। एक वर्ल्ड पैसेज केवल ईस्ट गार्डियन सागर में वेस्टवुड प्लेन रिफ्ट में मौजूद था, जबकि साउथ सी वर्ल्ड पैसेज के बिना भी प्लेन चैनल खोल सकता था। यही कारण था कि मिल्टन चेनी अपने मिशन को जारी रखने के लिए वर्ल्ड पैसेज का उपयोग करने के लिए पहले पूर्वी सागर गए थे। ये केवल गाजियन सागर द्वारा नियंत्रित विश्वमार्ग ही नहीं है जिसे खोला नहीं जा सकता, बल्कि दायरे स्तर के जादूगर संगठनों द्वारा नियंत्रित अधिकांश विश्वमार्ग भी नहीं खोले जा सकते। गॉस्पेल मास्टर्स ऑर्डर के एक गॉस्पेल मास्टर और ब्लडी सी दायरे के एक वैम्पायर पूर्वज ने जादूगर दायरे के बाहर विश्वमार्गों को अवरुद्ध करने के लिए कार्रवाई की है, लेंस्टर ने कहा। चूंकि यह घटना अभी अभी हुई थी, इसलिए खबर अभी तक नहीं फैली थी। इन शब्दों को सुनकर मिल्टन चेनी के मन में उठ रहे सवालों का जवाब मिल गया। अपने ट्रू बॉडी सिमुलेशन में चूंकि वह 120 साल बाद लेवल 3 व्हाइट विजार्ड बन गया था, इसलिए उसे इस विकास के बारे में पता नहीं था। अगर वर्ल्ड पैसेज प्रभावित होता तो वह अभी तक अपना ट्रुथ मिशन पूरा नहीं कर पाता। वर्तमान समय में उसके पास वर्ल्ड पैसेज का उपयोग किए बिना सीधे दूसरे दुनिया में प्रवेश करने की क्षमता नहीं थी। यहाँ तक कि लिटिल वर्ल्ड में प्रवेश करने के लिए भी वह अभी तक सक्षम नहीं था। अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो आप पूर्वी समुद्र में प्रतीक्षा कर सकते हैं। विजार्ड दायरे में एक लेवल 7 विजार्ड ने पहले ही कार्रवाई कर दी है। वर्ल्ड पैसेज की बाधा को कुछ ही सालों में तोड़ा जा सकता है, लेंस्टर ने कहा। ये सुनकर मिल्टन चेनी ने एक पल के लिए सोचा। हालांकि कुछ साल सामान्य तौर पर लंबा समय नहीं था, उसके लिए ये बहुत लंबा था। उसके लिए कई पुनर्जन्म सिमुलेशन और ट्रू बॉडी सिमुलेशन को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय। अगर कुछ महीनों का इंतजार होता तो वह तैयार हो जाता, लेकिन कई सालों तक इंतजार करने का कोई तरीका नहीं था। आखिरकार भविष्यवाणी यही थी कि जल्द से जल्द इसमें कुछ साल लगेंगे। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि इसे कुछ सालों में ही पूरा कर लिया जाएगा। विजार्ड दायरे ने वर्ल्ड पैसेज को ज्यादा प्राथमिकता नहीं दी। अगर उन्होंने इसे पर्याप्त महत्व दिया होता तो इसमें कई साल नहीं लगते। जबकि विजार्ड दायरे के शिखर पर खड़े लोगों के लिए कुछ साल पलक झपकने के बराबर थे, मिल्टन चेनी के लिए कुछ साल काफी थे। इस सत्य मिशन की लंबी समय सीमा को देखते हुए अगर वह इसे अभी पूरा नहीं कर पाते तो वह इस मुद्दे पर जोर नहीं देंगे।
उन्होंने पहले भी एक बार मिशन पूरा करने का अनुभव किया था, इसलिए अगर वह सत्य मिशन को योजना से थोड़ा देर से पूरा करते तो कोई बात नहीं। और इसलिए मिल्टन चेनी ने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई ज़रूरत नहीं, क्या आप टेलीपोर्टेशन चैनल खोलने में मेरी मदद कर सकते हैं? मैं पहले साउथ सी लौटूंगा। चेनी के शब्दों को सुनकर लेइंस्टर ने सिर हिलाया। अगले ही पल चेनी के सामने उनकी सत्य की पुस्तक प्रकट हुई और एक पारदर्शी चैनल दिखाई दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के चेनी ने उसमें कदम रखा। जब तक उनका शरीर फिर से प्रकट हुआ तब तक वे दक्षिण गाजियन सागर में वापस आ चुके थे। अध्याय 206 141 विश्व मार्ग बंद और उस पर 300 बार बम गिराया। कृपया सदस्यता लें _2। अनुवादक 54,96,90,339। जिस क्षण मिल्टन चेनी शुद्ध सफेद समुद्र क्षेत्र के ऊपर दिखाई दिए, उन्होंने अपने गुरु बैंग को देखा। ऐसा लग रहा था कि उनके गुरु उनका इंतजार कर रहे थे। मुझे भी अभी पता चला, लेइंस्टर ने मुझे सत्य की पुस्तक के माध्यम से संदेश दिया, बैन ने कहा। उनकी आवाज़ में असहायता के संकेत से पता चला कि उन्हें पहले से विश्व मार्ग बंद होने के बारे में पता नहीं था, अन्यथा वे मिल्टन को व्यर्थ यात्रा पर नहीं भेजते। लेकिन सत्य मिशन को थोड़ी देर बाद पूरा करना बहुत बुरा नहीं है। आप पहले अपने आध्यात्मिक सागर में और अधिक थर्ड रिंग मैजिक बनाने की कोशिश कर सकते हैं। थर्ड रिंग मैजिक बनाना आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए, ये बस समय लेने वाला है, बैन ने आगे कहा। सच में, वह नहीं चाहता था कि मिल्टन इतनी जल्दी सत्य मिशन के साथ आगे बढ़े। उसे यह नहीं पता था कि मिल्टन ने सिमुलेशन में इसे पहले ही एक बार पूरा कर लिया था। बैन के बोलने के बाद मिल्टन ने बस ये दिखाने के लिए सिर हिलाया कि वह समझ गया है। अपने आध्यात्मिक सागर में उसने बहुत सारे थर्ड रिंग मैजिक का निर्माण किया था, कुल 6। जादू बनाना बहुत समय लेने वाला था। सामान्य परिस्थितियों में वास्तविकता में 6 थर्ड रिंग मैजिक तकनीकों का निर्माण करने में मिल्टन को कम से कम कई दशक लग जाते। जब बैन की आकृति गायब हो गई तो मिल्टन शुद्ध सफेद समुद्र क्षेत्र के ऊपर आकाश में नहीं रुके। साउंड्स ऑफ सी पवेलियन में लौटते हुए मिल्टन ने लाइब्रेरी में प्रवेश किया। लेवल 3 का जादूगर बनने के बाद गाजियन सी के सभी शास्त्र उसके लिए उपलब्ध हो जाएंगे। वास्तव में वे सभी उपलब्ध थे। मिल्टन गाजियन सी लाइब्रेरी की सभी पुस्तकों को अपनी इच्छानुसार ब्राउज कर सकता था। यही मुख्य कारण था कि वह सोल अकादमी के महत्व के बारे में जान सकता था। गाजियन सी लाइब्रेरी के पास मौजूद रहस्यों की संख्या अकल्पनीय रूप से विशाल थी। भले ही मिल्टन कई दशकों तक पढ़ता रहे, लेकिन वह लाइब्रेरी की पुस्तकों का 1% भी संभवतः पूरा नहीं कर पाएगा। सच्चे शरीर के अनुकरण के कई 100 वर्षों के दौरान मिल्टन ने पारलौकिक पथ पर अनगिनत ध्यान तकनीकों और साधना के तरीकों का अध्ययन किया था। ये स्वाभाविक रूप से भविष्य के पुनर्जन्म सिमुलेशन की तैयारी में था। आखिरकार सभी दुनिया जादूगर ध्यान तकनीकों के अभ्यास की अनुमति नहीं देती। समय उड़ गया और 2 महीने पलक झपकते ही बीत गए। इस दौरान मिल्टन द साउंड्स ऑफ सी पवेलियन की लाइब्रेरी में ज्ञान को आत्मसात करते रहे। मिल्टन ने अपने हाथ में रखी किताब नीचे रख दी और उनकी आध्यात्मिक शक्ति ने किताब को वापस शेल्फ पर भेज दिया। एक पल बाद उनके सामने एक हल्के नीले रंग की पारदर्शी प्रकाश स्क्रीन दिखाई दी। टेक्स्ट सिमुलेशन काउंट टेक्स्ट सिमुलेशन शुरू करें। मिल्टन ने संकोच नहीं किया। जैसे ही काले अक्षर दिखाई देने लगे, हल्के नीले रंग की प्रकाश स्क्रीन पर विशेषताएं गायब होने लगीं। आयु 33, गाजियन सी के सत्य मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया, विजात दायरे में वापस लौटा और ब्लैक लिजर्ड स्कॉलर्स एसोसिएशन की हत्या के प्रयास का सफलतापूर्वक जवाब दिया। आयु 90, बैंक के शोध प्रयोगों को व्यक्तिगत रूप से संभाला, गाजियन सी को छोड़कर ब्लू थॉट प्लेन में एक प्रयोगशाला स्थापित की और फिर अपनी देखरेख में पहला मैजिक डिवाइस प्रयोग शुरू किया। आयु 92, ब्लडी सी दायरे ने विजात दायरे के विरुद्ध एक अंतर क्षेत्रीय युद्ध शुरू किया। विजात दायरे के बाहर शून्य स्थान को 9 मुख्य युद्ध क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, फिर भी आपने सीधे भाग नहीं लिया। आयु 182, एक नया प्रयोग पूरा किया, ब्लडी सी दायरे और विजात दायरे के बीच युद्ध तीव्र हो गया। एक वैम्पायर पूर्वज ने अनुबंध का उल्लंघन किया और स्वतंत्र रूप से कार्य किया, जिससे विजात दायरे में भारी नुकसान हुआ। आयु 183, विजात दायरे ने आधिकारिक तौर पर अनुबंध को त्याग दिया। कई लेवल 7 जादूगरों ने कार्रवाई की, अनगिनत रक्त पूल नष्ट कर दिए और खूनी समुद्री क्षेत्र को भारी नुकसान उठाना पड़ा। आयु 230, रक्त पूल पर शोध एक अड़चन पर पहुंच गया। आप नमूने इकट्ठा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से 9वें युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। प्रयास के दौरान 9वां युद्ध क्षेत्र नष्ट हो गया और आप मर गए। सिमुलेशन समाप्त होता है। कृपया अपना इनाम चुनें। क्षेत्र बनाए रखें या तकनीक बनाए रखें। 3 यादों को बनाए रखने के लिए चुनें। उसके सामने हल्के नीले प्रकाश स्क्रीन पर काले अक्षर धीरे धीरे गायब होने लगे। क्षेत्र बनाए रखें। जब तकनीक या क्षेत्र बनाए रखने के बीच विकल्प दिया गया तो मिल्टन ने संकोच नहीं किया, उसने तुरंत क्षेत्र को बनाए रखने का विकल्प चुना।
अगले ही पल मिल्टन की रक्त रेखा सीमा एक बार फिर बढ़ गई। वृद्धि महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन फिर भी यह एक सुधार था। हालांकि मिल्टन ने तुरंत ये तय नहीं किया कि कौन सी यादें बनाए रखनी हैं। उसने इस पर ध्यान से सोचा। ये चुनते समय सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी था कि कौन सी यादें संजोई जाएं। ये टेक्स्ट सिमुलेशन वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। चूंकि वह लेवल 3 वाइट विज़ार्ड बन चुका था, इसलिए टेक्स्ट सिमुलेशन के जरिए देखा गया भविष्य वास्तव में वास्तविक बॉडी सिमुलेशन से अलग था। जब मैं 27, 33 और 230 साल का था, तब की यादें संजोए रखना, मिल्टन ने एक पल सोचने के बाद कहा। उसने इन तीनों यादों को एक बहुत ही साधारण कारण से संजोने का विकल्प चुना। टेक्स्ट सिमुलेशन ने यादों को खंडों में संजोया, यानी अगर वह 230 साल की उम्र की यादों को संजोए रखना चाहता, तो सिर्फ उस साल की याद ही संजोई जाती और उससे पहले की सारी यादें संजोई नहीं जातीं। 27वें साल की यादों को संजोए रखने से मिल्टन को उस साल की घटनाओं को पूरी तरह से समझने में मदद मिलती। 33वें साल की यादों को संजोए रखने से मिल्टन को यह समझने में मदद मिली कि उसने उस समय कैसे काम पूरा किया और ब्लैक लिजर्ड स्कॉलर्स एसोसिएशन ने उसे मारने के लिए कितने लोगों को तैनात किया। 230वें वर्ष की स्मृति को सुरक्षित रखने का कारण और भी सरल था। वह अपनी आंखों से देखना चाहता था कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। वह देखना चाहता था कि किस तरह की इकाई में पूरे युद्धक्षेत्र को मिटाने की शक्ति थी। अगले ही पल मिल्टन के दिमाग में 3 यादें उभर आईं। उसकी याद का आखिरी दृश्य एक विशाल हाथ था जिसने आकाश और सूरज को ढक लिया था। मिल्टन को प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं मिला, इससे पहले कि उसका शरीर शून्य में बदल जाए। सभी यादों को आत्मसात करने के बाद मिल्टन ने अपनी आंखें खोलीं। अध्याय 207, 207, 141, विश्वमार्ग बंद और उस पर 300 बार बम गिराया। कृपया सदस्यता लें _3। अनुवादक 54,96,90,339। उसने धीरे से अपने मंदिरों की मालिश की। बिना किसी रहस्य के उस अंतिम दृश्य ने लेवल 7 के जादूगर के हस्तक्षेप का संकेत दिया। विरोध करना कठिन है, विरोध करना असंभव है, यह मिल्टन चेनी का आकलन था। बहुत मजबूत, आकाश को ढंकने वाले उस विशाल हाथ को देखकर मिल्टन को विरोध करने की इच्छाशक्ति जगाने में भी कुछ कठिनाई हुई। क्या वह 100 साल में उस स्तर तक पहुंच सकता था? मिल्टन को लगा कि सिम्युलेटर के साथ भी ये बहुत ही असंभव था। हालांकि स्मृति के ये 3 क्रम पूरी तरह से बेकार नहीं थे। इसके विपरीत उन्होंने मिल्टन को बहुत मदद की। सिम्युलेटर का यह अपडेट वास्तव में उत्कृष्ट था। पार्ट सिमुलेशन की स्मृति को बनाए रखने की क्षमता मिल्टन के लिए महत्वपूर्ण थी। समय बीतता गया और पलक झपकते ही 1 महीना बीत गया। उस दिन जब मिल्टन द साउंड्स ऑफ सी पवेलियन के अंदर ध्यान तकनीक की साधना कर रहे थे, उनके गुरु बैन उनके बगल में प्रकट हुए। मिल्टन ने पार्ट सिमुलेशन के माध्यम से अपने वर्षों की यादों को बनाए रखा था, स्वाभाविक रूप से जानते थे कि उनके गुरु यहाँ क्यों थे। बेटा, मेरे गुरु आपसे मिलना चाहते हैं, बैन ने मुस्कुराते हुए घोषणा की, स्पष्ट रूप से एक अच्छे मूड में। आपके गुरु? मिल्टन ने वापस पूछते समय संदेहास्पद दिखाई दिए। ये सुनकर बैन ने सिर हिलाया। पहले उनके गुरु मिल्टन से मिलना नहीं चाहते थे क्योंकि इससे उनकी कीमती नींद में बाधा आती। लेकिन अब जब मिल्टन लेवल 3 के जादूगर बन गए थे, तो उनके गुरु ने अपना मन बदल लिया और अपने इस छात्र से मिलने का फैसला किया। बेशक मिल्टन ने मना नहीं किया। अगले ही पल बैन के आध्यात्मिक समुद्र से एक सुनहरी जादू की छड़ी निकली और उनके हाथों में आ गई। उसने छड़ी को धीरे से हिलाया और एक कोमल आध्यात्मिक शक्ति ने मिल्टन के शरीर को घेर लिया। अगले ही पल मिल्टन वहीं गायब हो गया। हालांकि बैन गायब हुए बिना वहीं रहा। चूंकि उसका गुरु मिल्टन को अकेले देखना चाहता था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसके बीच में नहीं आया। इसके बावजूद उसके चेहरे पर मुस्कान अभी भी बनी हुई थी। वह खुद से ही हंसा, जैसे कि उसके मन में कोई मज़ेदार विचार आया हो। मिल्टन की दुनिया बदल गई और उसने खुद को एक कमरे में पाया। खुद को अपरिचित परिवेश में पाकर आश्चर्यचकित मिल्टन ने अवचेतन रूप से अपने परिवेश को स्कैन करना शुरू कर दिया। एक बहुत ही साधारण कमरा जिसमें केवल एक बिस्तर और एक छोटी सी मेज थी। हालांकि मिल्टन पहली बार यहाँ नहीं आया था। अगर टेक्स्ट सिमुलेशन को गिना जाए तो यह वास्तव में उसकी दूसरी यात्रा होगी। धमाका! अगले ही पल एक बूढ़ा हाथ मिल्टन के कंधे पर आ गया। मिल्टन ने सहज रूप से अपना सिर पीछे की ओर घुमाया। सफ़ेद लबादा पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति आश्वस्त करने वाली जम्हाई ले रहा था, जाहिर तौर पर नींद की हालत में। बूढ़े व्यक्ति के हाथ में अचानक कुछ छोटे पेंडुलम के गहने दिखाई दिए। उसने उन्हें लापरवाही से मिल्टन की ओर फेंक दिया। ये तुम्हारे लिए हैं बेटा, तुम अच्छे हो, नाक मुंह वाले बच्चे से थोड़े बेहतर हो। बूढ़ा व्यक्ति खींचा और आराम से बोला। इतना भारी? मिल्टन ने बूढ़े व्यक्ति द्वारा फेंके गए गहनों को मुश्किल से पकड़ा, जिससे उसका संतुलन लगभग बिगड़ गया। वे अविश्वसनीय रूप से भारी थे। वह अभी लेवल 3 का जादूगर था। जो कुछ भी उसे भारी लगता था वह स्पष्ट रूप से साधारण नहीं हो सकता था।
जहां तक बूढ़े व्यक्ति द्वारा संदर्भित नाक मुंह वाले बच्चे की बात है, मिल्टन जानता था कि वह अपने गुरु बैंग के बारे में बात कर रहा था। लेकिन परेशानी खड़ी करने की तुम्हारी क्षमता उस नाक मुंह वाले बच्चे से कम नहीं है। पिछली बार उस छोटे विमान में परेशानी का कारण तुम ही थे, है न? बूढ़ा आदमी इत्मीनान से बोला, उसके चेहरे पर मनोरंजन और अस्वीकृति का मिश्रण था। ये सुनकर मिल्टन असमंजस में पड़ गया। पिछली बार क्या परेशानी? उसे समझने में कठिनाई क्यों हो रही थी? क्या बूढ़ा आदमी जिस छोटे विमान का जिक्र कर रहा था वह मुडोम विमान था? मिल्टन ने केवल उस विमान का दौरा किया था। चूंकि मिल्टन को पिछली बार मुडोम छोड़ने के बाद क्या हुआ इसका कोई अंदाजा नहीं था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से बूढ़े आदमी के शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को नहीं समझ पाया। कुछ गड़बड़ थी। ये पाठ सिमुलेशन में वर्णित से अलग था। उस सिमुलेशन में ये बुजुर्ग आदमी उससे सिर्फ एक बार मिला और उसे विदा कर दिया। पेंडुलम ट्रिंकेट का कोई उपहार नहीं था और उस आदमी ने ये शब्द भी नहीं कहे। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि नकली आदमी बहुत मूर्ख था? क्या इस वजह से बुजुर्ग आदमी ने उसे नीचा देखा? तो उस नाक भान सिकोड़ने वाले लड़के ने तुम्हें नहीं बताया? मिल्टन की हैरान नज़र देखकर बूढ़े आदमी को तुरंत कारण समझ में आ गया। तुम्हारे शरीर पर काले कीड़ों की गंध आ रही है। क्या ब्लैक लिजर्ड स्कॉलर्स एसोसिएशन तुम्हें परेशान कर रहा है? बुजुर्ग आदमी ने खुशी से कहा। ये सुनकर मिल्टन ने सहज रूप से सिर हिलाया। वास्तव में ब्लैक लिजर्ड स्कॉलर्स एसोसिएशन ने उसे परेशान किया था। हालांकि उसने जवाबी कार्रवाई की और उन्हें मार डाला, खुद को कोई चोट नहीं लगी। लेकिन क्या उसके शरीर पर ब्लैक लिजर्ड स्कॉलर्स एसोसिएशन की गंध थी? वह खुद इसे सूंघ नहीं सकता था। मिल्टन को अपने सामने बैठे बुजुर्ग व्यक्ति पर थोड़ा भारीपन महसूस हुआ। उसे लगा कि वह मुश्किल से ही उसका सामना कर पाएगा। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह व्यक्ति उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखता था। मिल्टन को सिर हिलाते देख बुजुर्ग व्यक्ति की खुशनुमा अभिव्यक्ति धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उसने धीरे से अपना हाथ हिलाया और उसके और मिल्टन के बीच एक अदृश्य प्रकाश स्क्रीन दिखाई दी। मिल्टन थोड़ा हैरान था कि क्या हो रहा है। उसे प्रकाश स्क्रीन का उद्देश्य नहीं पता था। हालांकि उसने अभी भी अपने सामने तैरती हुई प्रकाश स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित किया। अगले ही पल प्रकाश स्क्रीन पर एक छाया दिखाई दी। बुजुर्ग व्यक्ति ने हाथ बढ़ाया और अपनी उंगली से प्रकाश स्क्रीन को हल्के से छुआ। प्रकाश स्क्रीन के भीतर की आकृति तुरंत खून के बादल में बदल गई और फिर जल्दी से फिर से बन गई। मिल्टन की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। लाइट स्क्रीन में आदमी की आकृति का खून के धुंध में विस्फोट होना और फिर से बनना कुछ ऐसा था जिससे मिल्टन अपरिचित नहीं थे। ब्लैक लिजर्ड स्कॉलर्स एसोसिएशन। क्या बूढ़ा आदमी उसके लिए टकराव की व्यवस्था कर रहा था? लाइट स्क्रीन के भीतर की आकृति बार बार विस्फोटित और फिर से बनती थी। लाइट स्क्रीन के भीतर काले लबादे में आदमी के हाव भाव अंततः बदल गए। उसने अपनी भौहों को थोड़ा सिकोड़ा और आसमान की ओर देखा। लैन, ज्यादा दूर मत जाओ। आदमी ने आखिरकार बात की। उसकी आवाज़ सीधे लाइट स्क्रीन से प्रक्षेपित हो रही थी। ये ब्लैक इंसेक्ट ब्लैक लिजर्ड स्कॉलर्स एसोसिएशन का कर्णधार है। उसे मारा नहीं जा सकता। क्या हमें उसे 300 बार और विस्फोट करना चाहिए? बूढ़े आदमी ने उत्साहपूर्वक सुझाव दिया, जाहिर तौर पर एक बहुत ही दिलचस्प खेल खेल रहा था। मिल्टन को कुछ हद तक छुआ हुआ महसूस हुआ। बूढ़ा आदमी ईमानदारी से उसके लिए टकराव की व्यवस्था कर रहा था। हालांकि टकराव की व्यवस्था करने के उसके तरीके थोड़े बहुत कट्टर नहीं थे। आखिरकार उसे कोई चोट नहीं लगी थी। इसके बजाय ब्लैक लिजर्ड स्कॉलर्स एसोसिएशन से उन पर हमला करने वाले ही मारे गए। क्या वह हमेशा से ही इतना दबंग था? मिल्टन को किसी तरह यह दबंग रवैया पसंद था। विस्फोट। अगर वह ऐसा नहीं करता तो यह बेकार हो जाता और लंबे समय में यह एक आतिशबाजी का प्रदर्शन बन जाता। धमाका। अगले ही पल लाइट स्क्रीन के भीतर ब्लैक रोब में आदमी एक बार फिर खून की धुंध में फट गया। अध्याय 208 142 जादुई उपकरण प्रयोग और नीला महासागर विमान। अनुवादक 54,96,90,339। द साउंड्स ऑफ सी पवेलियन में वापस लौटने पर मिल्टन चेनी की भावनाएं अभी भी थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव वाली थीं। स्तर 5 जादूगर। पोटोसी के चेतना प्रेत के अलावा ये निस्संदेह सबसे शक्तिशाली जादूगर था जिसका उसने कभी सामना किया था। बहुत दूर से एक और स्तर 5 रक्तरेखा जादूगर कई सैकड़ों रक्त धुंध में विस्फोटित हो गया। हालांकि मिल्टन इस तकनीक को समझ सकता था, लेकिन इसे देखने पर उसका दिल अनिवार्य रूप से कुछ हद तक उतार चढ़ाव कर रहा था। अगले पल मिल्टन का दिमाग थोड़ा हिल गया। पेंडुलम आभूषण जो पहले से ही उसके स्थानिक जादू उपकरण में एकत्र किया गया था उसके हाथ में दिखाई दिया। मिल्टन की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ गई और उसके दिमाग में एक स्मृति प्रकट हुई। वामावर्त घड़ी। स्मृति प्राप्त करने के बाद मिल्टन ने खुद से कहा, बढ़िया सामान, एक समय का खजाना, लेकिन उसके लिए इसका उपयोग उतना महान नहीं था जितना उसने कल्पना की थी। ये कलाकृति एक साधना सहायता है जो एक दिन के समय को कई महीनों के समय में बदल सकती है।
हालांकि यह वास्तविक रूप से उसकी बहुत मदद नहीं करता है, लेकिन यह उसके नकली संस्करण के लिए बहुत उपयोगी है। जब तक वह वास्तविकता में वामावर्त घड़ी का उपयोग नहीं करता है, वह हर अनुकरण में कई वर्षों का साधना समय प्राप्त कर सकता है। ये कैसे हुआ? मेरे गुरु ने आपको क्या बताया? अचानक एक आवाज़ मिल्टन चेनी के कानों तक पहुंची। मिल्टन ने सहज रूप से अपनी आंखें आवाज़ के स्रोत पर घुमाईं। बर्नार्ड मुस्कुराते हुए उसके बगल में खड़ा था, बिना आवाज़ किए अचानक प्रकट हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके जैसा स्तर 4 का जादूगर हमेशा इतना निष्क्रिय रहता है? मिल्टन को अपने दिल में कुछ बेबसी महसूस हुई। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, मैंने बस कुछ आतिशबाजी देखी। आतिशबाजी? बर्नार्ड ने आश्चर्य से अपना मुंह खोला, फिर उसे कुछ याद आया। उसने ध्यान से मिल्टन को ऊपर से नीचे तक देखा, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। ब्लैक लिजर्ड स्कॉलर्स एसोसिएशन तुम्हें परेशान कर रहा है। ये कब हुआ? बर्नार्ड ने पूछा। क्या वह इसका अंदाजा भी लगा सकता है? मिल्टन का दिल थोड़ा धड़क उठा। उसे नहीं पता था कि उसके गुरु ने ये कैसे पता लगाया, लेकिन क्या उसके गुरु ने अपने लहजे में ये संकेत दिया था कि वह ब्लैक लिजर्ड स्कॉलर्स एसोसिएशन को परेशान करेगा? ब्लैक लिजर्ड स्कॉलर्स एसोसिएशन का वह व्यक्ति जिसने मुझे परेशान किया था, वह पहले ही मर चुका है। मिल्टन बोला। मर गया? वह कैसे मरा? बर्नार्ड ने कुछ जिज्ञासा के साथ पूछा। ब्लैक लिजर्ड स्कॉलर्स एसोसिएशन के लोगों को मारना बेहद मुश्किल था, यहाँ तक कि वह ब्लैक लिजर्ड स्कॉलर्स एसोसिएशन के उसी स्तर के ब्लडलाइन विजार्ड को भी नहीं मार सका। क्या उसका छात्र ब्लैक लिजर्ड स्कॉलर्स एसोसिएशन के किसी विजार्ड को मारने में कामयाब रहा? पहले उसकी आध्यात्मिक शक्ति शून्य विक्षोभ से प्रभावित हुई और फिर वह क्षरण वायु द्वारा उड़ा दिया गया। मिल्टन ने सच कहा। यह सुनकर बर्नार्ड एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। शून्य विक्षोभ से प्रभावित और फिर क्षरण वायु द्वारा उड़ा दिया गया। क्या ये संभव भी है? उसके छात्र की किस्मत बहुत अच्छी है। विश्वमार्ग बंद है और आप सत्य मिशन को पूरा करने के लिए दायरे पार नहीं कर सकते। क्या आप पहले मेरे प्रयोगात्मक सहायक बनना चाहेंगे? बर्नार्ड ने पूछना जारी नहीं रखा, बल्कि विषय बदल दिया। ये सुनकर मिल्टन ने सिर हिलाया। ठीक है गुरु। उनके गुरु बर्नार्ड ने उनके प्रति काफी विचारशीलता दिखाई थी। अब उन्हें एक प्रयोगात्मक सहायक के रूप में कार्य करने के लिए कहना अनिवार्य रूप से उन्हें कुछ प्रयोगात्मक अनुभव प्राप्त करने देना था, जो उन्हें भविष्य में स्वतंत्र रूप से गाजियन सागर प्रयोगों को करने के लिए तैयार करता था। बर्नार्ड मुस्कुराया और सिर हिलाया। अगले ही पल आध्यात्मिक शक्ति का एक उछाल मिल्टन को वहां से दूर ले गया। बहुत बड़ा, अचानक प्रकट हुई प्रयोगशाला ने मिल्टन चेनी पर यही प्रभाव छोड़ा। एक विशाल प्रयोगशाला उसकी नज़र में आई। बर्नार्ड उसके बगल में खड़ा था, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। गुरु, क्या यहाँ सिर्फ आप ही काम करते हैं? जैसे ही वह प्रयोगशाला में गया, मिल्टन ने धीमी आवाज में पूछा। हालांकि वह जो कुछ भी देख रहा था उससे वह चकित था, लेकिन उसने कोई आश्चर्य नहीं दिखाया। आखिरकार उसने अपने ट्रू बॉडी सिमुलेशन में इनमें से कई प्रयोगात्मक उपकरण देखे थे, इसलिए वे उसके लिए विशेष रूप से नए नहीं थे। मिल्टन का सवाल सुनकर बर्नार्ड ने सिर हिलाया। ये जादुई उपकरण प्रयोगशाला पूरी तरह से उसकी देखरेख में थी और वह अकेले ही प्रयोग कर रहा था। हालांकि ये जगह उसकी एकमात्र प्रयोगशाला नहीं थी, उसकी असली प्रयोगशाला जादूगर क्षेत्र में नहीं थी। मिल्टन को अपना सहायक बनाकर रखने से उन्हें कुछ सरल मामलों को संभालने में मदद मिल सकती थी, लेकिन मिल्टन कितनी वास्तविक मदद कर सकते थे यह उतना महत्वपूर्ण नहीं था। उन्होंने अपने छात्र को मुख्य रूप से प्रयोगों में कुछ अनुभव प्राप्त करने के लिए अपना सहायक बनने के लिए कहा, ताकि भविष्य में जब उन्हें अकेले प्रयोगों को संभालना पड़े तो उन्हें नुकसान न हो। मेरे पीछे आओ, बर्नार्ड बोला। मिल्टन बर्नार्ड के पीछे प्रयोगशाला के अंदर की ओर चले गए। कुछ क्षण बाद दोनों एक छोटे से कमरे में पहुंचे। कमरे के अंदर आसपास की दीवारों पर कुछ अर्धनिर्मित जादुई उपकरण लटके हुए थे। क्या आपने कभी मैजिक डिस्क के शिलालेख से निपटा है? मैंने निपटा है, मिल्टन ने उत्तर दिया। वह मैजिक डिस्क से अपरिचित नहीं था। जब वह विजार्ड कॉन्टिनेंट में था तब उसने इससे निपटा था। क्या आप जानते हैं कि मैजिक डिस्क को सबसे पहले किसने बनाया था? लॉर्ड निगेल, गार्जियन सी के पूर्व लेवल 5 विजार्ड। मिल्टन ने सिर हिलाया और उत्तर दिया। वह स्वाभाविक रूप से इस बुनियादी ज्ञान को जानता था। उसने इन वर्षों में उन सभी पुस्तकों को बिना किसी कारण के नहीं पढ़ा। वास्तव में, चाहे वह डिस्पोजेबल मैजिक डिवाइस हो या मैजिक डिवाइस, वे सभी मैजिक डिस्क पर शिलालेख के मूल सिद्धांत से निकले हैं। जादुई उपकरणों के लिए शिलालेखों का निर्माण प्रतिभा को सबसे अधिक महत्व देता है। कई जादूगर अपने जीवन काल में इसे समझने में विफल रहते हैं, लेकिन कुछ के पास जादुई उपकरणों के लिए शिलालेखों के अनुसंधान में असाधारण प्रतिभा होती है, बर्नार्ड ने कहा। मिल्टन ने अपने गुरु के लहजे में आत्मसंतुष्टि का संकेत देखा। ये लो, तुम्हें सबसे पहले जादूगर क्षेत्र में सभी बुनियादी जादू प्रतीकों को समझने की आवश्यकता है। एक बार जब तुम उन्हें समझ जाओगे तो तुम कुछ सरल जादुई डिस्क को लिखने की कोशिश कर सकते हो। अध्याय 209
142 जादुई उपकरण प्रयोग और नीला महासागर विमान कृपया सदस्यता लें _2। अनुवादक 54,96,90,339। उसके बाद एक बार जब आप एक डिस्पोजेबल जादू उपकरण को सफलतापूर्वक अंकित कर लेते हैं तो आप कुछ जादू उपकरण प्रयोगों में मेरे सहायक के रूप में कार्य कर सकते हैं, बेन ने कहा। उसी समय उन्होंने मिल्टन चेनी को एक श्वेत पत्र पुस्तक सौंपी। मिल्टन ने इसे सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया। जादू उपकरणों का निर्माण और प्रयोगात्मक अनुसंधान अलग अलग चीजें हैं। एक जादू उपकरण बनाने के लिए एक निश्चित पैटर्न का पालन करना होता है और कुछ स्तर एक जादूगर उन्हें सफलतापूर्वक बना सकते हैं। हालांकि जादू उपकरणों का प्रयोगात्मक अनुसंधान नए की शुरुआत करने जैसा है, ये सृजन के बारे में है। इसके अलावा डिस्पोजेबल जादू उपकरणों को कई स्तर एक उपकरणों की तुलना में अंकित करना कठिन है, क्योंकि एक डिस्पोजेबल जादू उपकरण का प्रारंभिक बिंदु स्तर 2 है, जबकि एक पूर्ण जादू उपकरण जादूगर प्रशिक्षु के स्तर पर भी हो सकता है। इसलिए बैन द्वारा उसे डिस्पोजेबल मैजिक डिवाइस पर लिखने के लिए कहना वास्तव में जादूगर प्रशिक्षु स्तर के डिवाइस पर लिखने से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है। और अगर वह डिस्पोजेबल मैजिक डिवाइस पर सफलतापूर्वक लिखने में सफल हो जाता है तो उसे मैजिक डिवाइस प्रयोगों में भाग लेने के लिए केवल एक टिकट मिलेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि उसके पास निश्चित रूप से इस क्षेत्र में प्रतिभा है। आप चाहें तो यहाँ लैब में रह सकते हैं या आप चाहें तो साउंड्स ऑफ सी पवेलियन में वापस जा सकते हैं। जल्दबाजी न करें या बुनियादी बातों को नज़रअंदाज न करें। जादू के निर्माण में कभी भी ढिलाई न बरतें, बैन ने कहा। मैं समझता हूँ गुरु, मिल्टन ने उत्तर दिया, ये जानते हुए कि उसके गुरु को नहीं लगता था कि वह कम समय में आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। इस बार उसे लैब में लाना उसके लिए अपने क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए अधिक था। हालांकि बैन ने मिल्टन को कम आंका, या बल्कि उसने बाहरी प्लगइन के साथ मिल्टन को कम आंका। 2 सच्चे शरीर सिमुलेशन के बाद मिल्टन इन प्रयोगों से बिल्कुल भी अपरिचित नहीं था। अगर वह इस समय इसे छिपाता नहीं तो वह 3 दिनों के भीतर लेवल 2 डिस्पोजेबल मैजिक डिवाइस भी लिख सकता था। बेशक ये गति कुछ हद तक असामान्य थी, इसलिए मिल्टन को कुछ हद तक अपने कौशल को छिपाना पड़ा, लेकिन 1 महीने का समय पर्याप्त होना चाहिए। मिल्टन के शब्दों को सुनने के बाद बैन ने मिल्टन की सत्य की पुस्तक को प्रयोगशाला के निर्देशांक भेजे। फिर वह मौके से गायब हो गया। बैन के अचानक गायब होने से बेपरवाह मिल्टन ने प्रयोग की मेज पर जाने से पहले चारों ओर देखा। एक शिलालेख कलम उठाकर उसने अपने सामने चमड़े के कागज पर कई बुनियादी जादू के प्रतीकों को अंकित किया, अपनी स्मृति में चरणों का पालन करते हुए, बिना किसी अपरिचितता के। जहां तक सफेद कागज की किताब की बात है तो वह पहले से ही उसके स्थानिक जादू के उपकरण में थी। आखिरकार उसने इसे एक बार पढ़ लिया था और इसे फिर से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी। समय बीतता गया और 1 महीना पलक झपकते ही बीत गया। इस महीने के दौरान मिल्टन बैंक की बड़ी प्रयोगशाला में रहे। प्रयोगशाला में मिल्टन अपने सामने एक छोटी सी अंगूठी को ध्यान से देख रहे थे। आध्यात्मिक शक्ति शिलालेख कलम में उमड़ पड़ी और मिल्टन ने अंतिम जादुई प्रतीक अंकित किया। अगले ही पल 9 जादुई प्रतीक एक दूसरे पर चढ़ गए, जिससे एक हल्की चमक निकल रही थी। इस बिंदु तक मिल्टन द्वारा अंगूठी के घेरे पर कुल 54 जादुई प्रतीक अंकित किए जा चुके थे। हर 9 जादुई प्रतीक एक दूसरे पर चढ़ गए, जिससे अंगूठी में केवल 6 जादुई प्रतीक दिखाई दिए, लेकिन ये 6 जादुई प्रतीक 54 जादुई प्रतीकों के एक दूसरे पर चढ़ने का परिणाम थे। ओह, मिल्टन ने एक गंदी सांस छोड़ी। फिर उसने अंगूठी उठाई और उसे अपने सामने प्रयोग की मेज पर एक उपकरण में रख दिया। उपकरण ने लाल प्रकाश की 2 किरणें उत्सर्जित करने से पहले थोड़ा कंपन किया। सफलता, एक स्तर 2 डिस्पोजेबल जादुई उपकरण, मिल्टन ने खुद से कहा, फिर अंगूठी को उपकरण से बाहर निकाला। मुश्किल, सच में नहीं, लेकिन आसान, बिल्कुल नहीं। मिल्टन को इसे तीसरे प्रयास में सफलतापूर्वक लिखने के लिए 3 प्रयास करने पड़े, जिसका अर्थ है कि सफलता दर 30% से थोड़ी अधिक है। अगले ही पल सत्य की पुस्तक मिल्टन के सामने तैर गई। मिल्टन ने एक पल सोचा और एक संदेश भेजा। जल्द ही मिल्टन के बगल में एक आकृति दिखाई दी। जैसे ही बैन आया, उसने मिल्टन के सामने प्रयोग की मेज पर डिस्पोजेबल जादू का उपकरण देखा। आध्यात्मिक शक्ति उमड़ पड़ी और अंगूठी उसके हाथ में उड़ गई। बैन एक पल के लिए चुप रहा और फिर बोला, ऐसा लगता है कि आपके पास जादुई उपकरणों को लिखने का अच्छा हुनर है। नहीं, कितने समय से है? ये बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। अगर उसे पहले पता होता कि उसके छात्र में इस क्षेत्र में इतनी उच्च प्रतिभा है तो वह मिल्टन को इसमें शामिल करने के लिए अब तक इंतजार नहीं करता। आपकी शिलालेख तकनीक अभी भी बहुत कच्ची है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको सिखाया है कि आपके द्वारा अंकित डिस्पोजेबल जादू उपकरण में मेरा कोई निशान कैसे है। हालांकि यह घटिया गुणवत्ता का है, लेकिन यह आवश्यकताओं को पूरा करता है, इसलिए अब से आप जादू उपकरणों के प्रायोगिक अनुसंधान पर मेरे साथ काम कर सकते हैं। बैन ने कहा। उसकी आवाज़ में कुछ उलझन थी, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया।
आखिरकार जादू उपकरणों को अंकित करने के केवल इतने ही तरीके हैं और यह असंभव नहीं है कि उसके छात्र की विधि उसके अपने तरीके के समान हो। इन शब्दों को सुनकर मिल्टन का दिल कांप उठा। उसके शिलालेख विधि में बैन के निशान होना सामान्य बात थी। आखिरकार बैन ने उसे सच्चे शरीर सिमुलेशन के दौरान सिखाया था। मैं समझता हूँ गुरु, मिल्टन ने गंभीरता से जवाब दिया। जादू उपकरणों का प्रायोगिक अनुसंधान शायद ही ऐसा कुछ था जो उसे इस समय उपलब्ध होना चाहिए था। पहले सच्चे शरीर सिमुलेशन में वह धीरे धीरे 60 से अधिक होने पर ही इसमें शामिल हुआ। इसके अलावा क्योंकि उसकी प्रतिभा में बहुत कमी थी, इसने उसके गुरु बैन को कुछ हद तक अवाक कर दिया। लेकिन अब यह अलग था। अब वह एक स्तर 3 सफेद जादूगर था और उसकी प्रतिभा भी उच्च थी। कोई प्रयोग नहीं होने वाला है। आप द साउंड्स ऑफ सी पवेलियन में वापस जा सकते हैं और अभी इंतजार कर सकते हैं। अध्याय 210 142 जादुई उपकरण प्रयोग और नीला महासागर विमान। कृपया सदस्यता लें _3। अनुवादक 54,96,90,339। अपने जादू का निर्माण करने में ढिलाई मत करो। 1 महीने में मैं तुम्हें नीले महासागर विमान में ले जाऊंगा। जादू उपकरण प्रयोगों के लिए मेरी प्राथमिक प्रयोगशाला यही है, बैन ने कहा। ठीक है गुरु, मैं समझ गया, मिल्टन चेनी ने उत्तर दिया। और इससे पहले कि वह बैन के अचानक गायब होने का इंतजार कर पाता, उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने उसके शरीर को घेर लिया और वह उस स्थान से गायब हो गया। ये छोटा सा लड़का, बैन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। फिर उसने डिस्पोजेबल जादू उपकरण उठाया जिस पर मिल्टन चेनी ने लिखा था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह मेरा छात्र है, उसकी शिलालेख तकनीकें मेरी जैसी ही हैं। 1 महीने के समय में डिस्पोजेबल जादू उपकरण को लिखने में सक्षम होना क्या अद्भुत प्रतिभा है। ये प्रतिभा निश्चित रूप से गाजियन सागर के भीतर प्रभावशाली है। ये कम से कम मेरे से कहीं बेहतर है। क्या मुझे अपने गुरु को बताना चाहिए, बैन ने खुद से कहा। गाजियन सागर में जिसने जादू के उपकरणों के मार्ग में सर्वोच्च समझ हासिल की है, वह निश्चित रूप से उसका गुरु है। अगर उसका गुरु मदद करे तो उसके इस छात्र की प्रतिभा जादू के उपकरणों के मार्ग पर अपनी सीमा तक पहुंच सकती है। हालांकि ये शर्म की बात है कि उसका छात्र जादू के उपकरण जादूगर के मार्ग पर नहीं जा रहा है। अगर उसका छात्र भी जादू के उपकरण जादूगर के मार्ग पर चल रहा होता तो उसे पूरा भरोसा होता कि उसका छात्र 300 साल के भीतर लेवल 4 जादूगरी तक पहुंच जाएगा। यह मत समझिए कि 300 साल बहुत लंबा समय है। लेवल 3 से लेवल 4 जादूगरी तक आगे बढ़ने के लिए 300 साल लंबे नहीं माने जाते। लेवल 3 जादूगर का जीवन काल हजारों सालों में मापा जाता है। यहाँ तक कि सबसे आम वंश के जादूगर भी एक बार लेवल 3 पर पहुंचने के बाद हजारों सालों तक फैले होते हैं। व्हाइट विजार्ड के मार्ग पर लेवल 3 के जादूगरों का जीवन काल निश्चित रूप से 2000 साल से ज्यादा होता है। अंत में बैन ने अपना सिर हिलाया और फिलहाल अपने गुरु को कुछ न बताने का फैसला किया। खूनी समुद्री क्षेत्र के शापित कीड़े, उन्हें बस अब उभरना था, बैन ने खुद से कहा। खूनी समुद्री क्षेत्र पहले कभी भी विजार्ड क्षेत्र के लिए चिंता का विषय नहीं रहा था, लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वे इस बार एक वैम्पायर पूर्वज पूल को जन्म देंगे। मुडोम प्लेन में हुई घटनाओं को याद करते हुए बैन का चेहरा काला पड़ गया। गॉस्पेल मास्टर्स ऑर्डर के विश्वासघात के अपने कारण थे। अगर खूनी समुद्री क्षेत्र में वास्तव में कोई प्रतिरोधक शक्तियां नहीं होती तो गॉस्पेल मास्टर्स ऑर्डर शायद ही विद्रोह करता और मौत की तलाश करता। अगले ही पल बैन ने ज्यादा सोचना बंद कर दिया और उस जगह से गायब हो गया। द साउंड्स ऑफ सी पवेलियन मेडिटेशन रूम। ध्यान कर रहे मिल्टन चेनी को अचानक सत्य की पुस्तक में बदलाव महसूस हुआ। क्या 1 महीना इतनी जल्दी बीत गया? मिल्टन चेनी ने अपने दिल में थोड़ी आह भरी। कई वास्तविक शरीर सिमुलेशन और पुनर्जन्म सिमुलेशन का अनुभव करने के बाद वह समय पर कम और कम ध्यान देने लगा था। अब एक स्तर 3 सफेद जादूगर, उसके लिए 1 महीना एक ध्यान सत्र जितना सरल था। बैन ने उसे सत्य की पुस्तक में जो संदेश भेजा था उसे महसूस करते हुए मिल्टन चेनी एक पल में गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही शुद्ध सफेद सागर क्षेत्र के खुले आसमान में था। बैन वहां उसका इंतजार कर रहा था। मिल्टन चेनी को देखकर बैन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अगले ही पल एक विशाल आध्यात्मिक शक्ति ने उन दोनों को घेर लिया और वे शुद्ध सफेद सागर क्षेत्र के खुले आसमान से गायब हो गए। शून्य स्थान के बीच में दोनों की आकृतियां अप्रत्याशित रूप से प्रकट हुईं। बैन, युवा लड़का, ओडम ने उन दोनों को देखा और मुस्कुराते हुए बोला। पहले की तरह ओडम खालीपन में नंगे सीने खड़ा था। ब्लू ओशन प्लेन के लिए प्लेन चैनल खोलो, बैन बोला। ये सुनकर ओडम ने अनजाने में मिल्टन चेनी की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोलने का फैसला किया। सत्य की पुस्तक उसके सामने प्रकट हुई, जिसमें से एक प्रकाश निकला और एक काल्पनिक प्लेन चैनल बेन और मिल्टन चेनी के सामने प्रकट हुआ। बेन ने उसमें कदम रखा और मिल्टन चेनी ने संकोच नहीं किया। आध्यात्मिक शक्ति उसके आध्यात्मिक सागर से बाहर निकली, जो प्लेन चैनल में कदम रखते ही उसके शरीर को लपेटती चली गई।
दोनों को शून्य में गायब होते देख ओडम ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। युवक पहले से ही लेवल 3 का जादूगर है, उसके लिए इतनी कम उम्र में बड़े प्रयोगों में शामिल होना शायद बहुत अच्छा ना हो। स्नॉट नोज वास्तव में एक नौसिखिया है जिसने पहले कोई छात्र नहीं लिया है। यह अफसोस की बात है कि युवा उसका अनुसरण कर रहा है, ओडम ने खुद से कहा, फिर असहाय होकर अपना सिर हिलाया। ऐसा कोई उदाहरण नहीं था कि कोई छात्र लेवल 3 का जादूगर बन जाए और फिर उसे शोध प्रयोगों के लिए ले जाया जाए। ऐसा लग रहा था कि युवा केवल कुछ वर्षों के लिए ही गार्जियन सी के साथ था। ये वास्तव में समय की बर्बादी थी। हालांकि जादूगर क्षेत्र और खूनी सागर क्षेत्र के बीच युद्ध आसन था और उसे कुछ समय पहले गार्जियन सागर के प्रयोगों से अवगत कराना उचित लगा। क्षेत्रों के बीच इस युद्ध में गार्जियन सागर भी नहीं बच सकता था। खूनी सागर क्षेत्र के बारे में सोचते हुए ओडोम की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। अगले क्षण वह यहाँ रुकना और विलाप करना जारी नहीं रखता, बल्कि शून्य में गहराई से चला जाता है। जादूगर क्षेत्र के बाहर ब्लू ओशन प्लेन। अजीब दृश्य अचानक मिल्टन चेनी के सामने चमक गया। उसने अनजाने में अपने आसपास के वातावरण को देखा। ये स्थान उस मुडोम प्लेन से बिल्कुल अलग था जहां वह पहले गया था। मुडोम प्लेन पेड़ों से भरा था जबकि यह स्थान पानी से भरा था। बैन का हाथ मिल्टन चेनी के कंधे पर था। इससे पहले कि मिल्टन पर्यावरण को ध्यान से देख पाता, उसकी आंखों के सामने का दृश्य फिर से बदल गया। मिल्टन चेनी थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। हालांकि वह पहले से ही लेवल 3 का जादूगर था, लेकिन अपने गुरु के सामने वह लेवल 2 के जादूगर से बहुत अलग नहीं लग रहा था। यहाँ ब्लू ओशन प्लेन में मेरी प्रयोगशाला है। अगले कुछ समय में हम यहाँ कुछ प्रयोग करेंगे। जैसे ही मिल्टन चेनी ने प्रयोगशाला के वातावरण की जांच की, बैन की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। मिल्टन चेनी ने सिर हिलाया। ये प्रयोगशाला भले ही गार्जियन सागर की प्रयोगशाला जितनी बड़ी न हो, लेकिन छोटी भी नहीं थी। वे क्या हैं? मिल्टन चेनी ने उत्सुकता से पूछा। उसने कुछ प्राणियों के समूह को रोबोट जैसे कुछ उपकरणों का संचालन करते देखा। क्या तुम्हें इनमें दिलचस्पी है? ये जादुई कठपुतलियां हैं जिन्हें मैंने बनाया है, इन्हें मेरा सहायक माना जा सकता है, बैन ने उत्तर दिया। अगले ही पल सभी जादुई कठपुतलियों ने एक साथ मिल्टन चेनी की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। जादुई कठपुतलियों के चेहरे पर कोई विशेषता नहीं थी और उन सभी का अचानक मिल्टन चेनी की ओर मुड़ना थोड़ा डरावना था। लेकिन मिल्टन चेनी को डर नहीं लगा, उन्हें वास्तव में ये दिलचस्प लगा। जादुई कठपुतलियों और जादुई उपकरणों का निर्माण पूरी तरह से अलग अलग है, वे अलग अलग डोमेन में हैं। यहाँ तक कि अपने वास्तविक शरीर सिमुलेशन में भी उन्होंने इस डोमेन में प्रवेश नहीं किया है। चलो, मैं तुम्हें ब्लू ओशन प्रयोगशाला के चारों ओर दिखाऊंगा और फिर हम कुछ बुनियादी प्रयोगात्मक शोध शुरू करेंगे। तुम मेरे सहायक बनोगे। बेशक, अगर कुछ सरल छोटे प्रयोग हैं तो मैं तुम्हें उन्हें आजमाने दे सकता हूँ, बैन ने हंसते हुए कहा, फिर चलना शुरू कर दिया। मिल्टन चेनी बैन के पीछे पीछे चले और आसपास के प्रयोगशाला वातावरण को देखते हुए गति बनाए रखी।